नमस्कार, इतना स्वदेश पे आपका कल की तैयारी में स्वागत है। मैं हूं मनीष मेनुगिरी और अगले आधे घंटे में मैं बताऊंगा भारतीय बाजारों में आज क्या हुआ और कल भारतीय बाजारों के लिए से कौन से अहम ट्रिगर्स है जिस पे आपको नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि आज भारतीय बाजारों की एक मजबूत शुरुआत हुई थी। हालांकि वहां से ऊपरी स्तर थोड़ा बाजार में मुनाफा वसूली भी देखने को मिली है, लेकिन अगले आधे घंटे में कई सारे मुद्दों पर चर्चा होगी। दर्शकों के सवालों के जवाब देंगे। आप भी चाहें तो इस शो में अपने सवाल भेज सकते हैं। तरीका बेहद आसान है, व्हाट्सअप नंबर पर अपने सवाल भेज सकते हैं। जो कौन से शेयर आपके पोर्टफोलियो में किस भाव पे आपने लिया है, ये तमाम जानकारी आप इसमें लिख दीजिए। इसके अलावा आप सोशल मीडिया पेज पे जाइए, इटिनो स्वदेश को फॉलो कीजिए, ट्विटर और फेसबुक पे, वहाँ भी अपने सवाल भेज सकते हैं। आपको केकेटी लिखना है, स्पेस देना है और अपना सवाल आपको इसमें भेज देना है। फिर हमारे जो जानकार होंगे आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे और आपको बताएंगे कि इन शेयरों में क्या करना चाहिए। और ये जो आज के जो जानकार होंगे, व्हाट्सअप नंबर जो है स्क्रीन पर आपका फ्लैश हो रहा है 9136934056 पे आप अपने सवाल भेज सकते हैं। और आज जो दो जानकार हमारे साथ शामिल होंगे और आपके मुश्किलों को आसान करेंगे, शो में जो वीआईपी स्टॉक्स बताएंगे, रवि सिंह होंगे हेड ऑफ रिसर्च शेयर इंडिया के और किरण जानी होंगे जयनाम ब्रोकिंग के। इन दोनों से समझेंगे कि आज इन शेयरों में क्या करना चाहिए और बाजार में अब यहाँ से क्या रुझान बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आज बाजार में हमने देखा एक अच्छी तेजी देखने को मिली। निफ्टी अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं कह सकते हैं थोड़ा फॉर्म में आता हुआ दिख रहा है और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आज जैसे संकेत थे वैसी तेजी देखने को नहीं मिली। 18,700 के ऊपर नहीं जा पाया, 18,640 का इसने हाई बनाया। उसके बाद हमने देखा कि लास्ट के आधे घंटे में थोड़ी सी निफ्टी में जो है प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और कह सकते हैं कि एक तरह से दिन के निचले स्तर के आसपास ही बंद हुआ, क्योंकि 18,582 का इसका जो है आज का निचला स्तर था और 18,593 के आसपास ही 93 पे बंद हुआ। तो कहीं ना कहीं बाजार ने अपना तेजी तो है, लेकिन ऊपरी स्तर पर थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिली है। जानकारों से कोशिश करेंगे आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अब बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी में कमोबेश जो है आज के ट्रेड में थोड़ी मजबूती देखने को मिली। वहां हमने देखा कि वो भी चूंकि निफ्टी में थोड़ी गिरावट थी तो बैंक निफ्टी भी ऊपरी स्तर थोड़ा सा नीचे आया। हालांकि यहाँ भी हमने देखा कि जो है रिकॉर्ड ऊंचाई लगातार यहाँ बनता हुआ लगातार जारी है, लेकिन निफ्टी अभी भी रिकॉर्ड ऊंचाई से दूर है। अब निफ्टी गेनर स्टॉक्स की बात की आज के कारोबार में तो रिलायंस, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और महिंद्रा जैसे स्टॉक्स थे जो आज के ट्रेड में मजबूती दिखाए थे। रिलायंस में वापस से मोमेंटम जनरेट हुआ और रिलायंस के दम पे हमने देखा कि बाजार में थोड़ी मजबूती देखने को मिली। जबकि ऑटो स्टोरी में देख रहे हैं कि लगातार कई सारे ऑटो स्टॉक्स हैं जो 52 हाई पे कर रहे हैं ट्रेड। पिछले दिनों हमने देखा था बजाज ऑटो में लगातार ट्रेडिंग का मजबूती का रुझान था। आज वापस से महिंद्रा में हमने एक अच्छी मजबूती देखी है। अगर निफ्टी लूजर स्टॉक्स की बात की जाए तो आईटीसी, एचयूएल, कोटक बैंक और एशियन पेंट जैसे स्टॉक्स थे। हालांकि आईटीसी का ऐसा शेयर है जो लगातार बाजार को आउट परफॉर्म कर रहा है। ये शेयर जो है एक साल के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है, एक अच्छी मजबूती लगातार शेयर में बनी हुई है। अगर निफ्टी गेनर स्टॉक्स की बात की जाए तो कहीं एक्सिस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जैसे स्टॉक्स थे जहां मजबूती थी। आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक में मजबूती देखने को मिली। हालांकि आज हमने देखा कि एयू स्मॉल फाइनेंस जैसे बैंकिंग स्टॉक्स है जहां थोड़ा दबाव देखने को मिला। इसके अलावा बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और कोटक बैंक जैसे स्टॉक्स थे जहां पे बैंक निफ्टी में हमने दबाव बनते हुए देखा। ये कुछ तेजी वाले शेयर है और गिरावट वाले में हमें एयू स्मॉल फाइनेंस, बंधन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक बैंक जैसे स्टॉक्स थे जहां दबाव देखने को मिला। अब कुछ इंडेक्स की बात करें तो कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक, जैसा कि मैंने बताया, बैंकिंग शेयर में खरीदारी तो वहाँ मजबूती थी। महिंद्रा के दम पे ऑटो स्टॉक्स में मजबूती, हालांकि बाकी ऑटो स्टॉक्स में भी मजबूती थी। ऑटो इंडस्ट्री स्टॉक्स में भी देखिए आज के ट्रेड में थोड़ा खरीदारी का रुझान देखने को मिला है। इसके अलावा मेटल इंडेक्स था, वहां हमने थोड़ी अच्छी मजबूती देखने को मिली। इसके अलावा फार्मा इंडेक्स था, वहां भी थोड़ी खरीदारी देखने को मिली। ऑटो कहीं ना कहीं आज बाजार का कह सकते हैं सेक्टोरल एक ऐसा सेक्टर जिसमें सबसे तेजी थी। आज का हीरो कह सकते हैं कि ऑटो इंडेक्स बनता हुआ दिखा। दबाव कहाँ था? सरकारी बैंकों में, पीएसयू बैंक में इंडेक्स जो था वहाँ थोड़ा कमजोर था। आईटी स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि 2 कदम आगे बढ़ रहा है तो 3 कदम पीछे आ रहा है। कह सकते हैं 1 कदम आगे बढ़ रहा है तेजी में तो 2 कदम पीछे आ रहा है। कमोबेश आईटी में हमने यही कमोबेश से रुझान देखा है पिछले अगर 1-1.5 महीनों का ट्रेंड कहें तो। एफएमसीजी में थोड़ी सी गिरावट थी, कह सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि लगातार हमने देखा कि एफएमसीजी स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी देखने को मिली है पिछले दिनों। अब कुछ आज के हीरो की बात की जाए, आज एक ट्रेंड देखने को मिला, काफ़ी दिनों के बाद शिपिंग स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिली है। आप चाहे देखिए मझगांव डॉक, जी पावर, कोचिंग शिपयार्ड, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये शिपिंग से जुड़े स्टॉक्स है। गार्डन रिच शिपयार्ड, यहाँ भी हमने देखा मजबूती देखने को मिली। इसके अलावा फिलाटेक्स इंडिया, एचबीएल पावर, इंडोकांट, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जैसे स्टॉक्स थे जहाँ पे आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिली। तो आज एक सेक्टर कह सकते हैं कि स्मॉल कैप मिड कैप में जहाँ मजबूती थी उसमें शिपिंग स्टॉक्स थे जहाँ खरीदारी का रुझान देखने को मिला। कल भी इस सेक्टर पे आप सेक्टर पर नज़र बना के चल सकते हैं, क्योंकि समान तौर पे जब भी शिपिंग शेयर में खरीदारी होती है तो खरीदारी 1-2 दिनों तक चलती है। अब आज के कुछ ऐसे स्टॉक जो 1 साल के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहे हैं, जैसा कि शो की शुरुआत में मैंने बोला कि ऑटो स्टॉक्स में लगातार तेजी का रुझान बना हुआ
कमोबेश ट्रेंड हमने देखा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो जैसे स्टॉक थे जहां पे आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिली। इंडसइंड बैंक एक ऐसा शेयर इंडेक्स था जहां पे हमने यहाँ भी एक अच्छी मजबूती देखने को मिली और ये 1 साल के ऊपरी स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखा। अब अपने जानकारों को शामिल करने का समय आ चुका है। रवि सिंह जुड़ चुके हैं हमारे साथ। समझते हैं कि आज बाजार में अब यहाँ से क्या करना चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए। रवि, आपके साथ ही शुरुआत करेंगे। जिस तरीके से हमने देखा कि आज निफ्टी ने एक मजबूती दिखाई, लेकिन ऊपरी स्तर से थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिली। 18,600, 700, 18,800 के कॉल में देखिए तो ओपन इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा बिल्डअप है। क्या ये संकेत है कि यहाँ से बाजार थोड़ा सा हल्का हो सकता है, या नई ऊंचाई जिसकी लगातार बात हो रही है उसको पार करने में थोड़ा और समय लगेगा? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेशन को समझा, अगर यहाँ पर ओवरऑल अंदाजा लगाते हैं तो आप ये भी देखेंगे कि 18,500, 18,400 इन सब के पुट पे जिस तरीके से ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होते जा रहे हैं और जो कॉल साइड है उस पे थोड़ी सी डिस्टेंस हो रही है, यानी कि 600, 700, 800 की तरफ जा रहे हैं और वॉल्यूम कॉल साइड से थोड़े से कम हो रहे हैं, पुट साइड से जो है वो सपोर्ट की तरीके से आप कह सकते हैं रेंज ज्यादा है। तो ऐसा लगता तो यही है कि अभी यहाँ पर ओवरऑल सेंटिमेंट पॉजिटिव रहेंगे। 500 के नीचे निफ्टी का सस्टेन 18,500 के नीचे कर पाना थोड़ा मुश्किल है। छोटे मोटे सपोर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो 18,580 हो, 18,550 हो, 18,520 हो, इन लेवल्स पर। लेकिन अप साइड अगर एक बार भी 680 के 18,680 के ऊपर मार्केट निकलता है तो मुझे लगता है कि वो 19,000 वाली जो दौड़ है वो अचीव होती हुई नजर आएगी। और आपने सेक्टोरियल जो बाइंग यहाँ पर कही है, देखिए आईटी में जरूर थोड़े बहुत उतार चढ़ाव या फिर आपको थोड़ा सा आगे पीछे होते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन उसके कंपैरिजन में बैंकिंग तेज है, पावर तेज है, फार्मा तेज है, एफएमसीजी में आज प्रॉफिट बुकिंग थी, लेकिन ज्यादातर समय पे तेजी दिखाई देती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो 19,000 के लेवल है, अगर लॉन्ग टर्म की तरफ थोड़ा सा जाते हैं, थोड़ा सा 1 महीने का व्यू रखते हैं, तो वो नंबर्स की तरफ बढ़ता हुआ मार्केट कहीं ना कहीं से नजर आ रहा है। सीधे तौर पे ये तेजी जारी रहेगी। अगर थोड़ा नीचे आता है तो इसको जो है एक मौके के तौर पे देखना चाहिए, मान रहे हैं। किरण, क्या राय होगी आपकी? यहाँ से निफ्टी थोड़ा समय लगाएगा तो बैंक निफ्टी खेलना चाहिए, या थोड़ा नीचे आता है तो निफ्टी पे फिर से दाव लगाना चाहिए? तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी काफी समय से 44,000 44,200 के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रही है। लास्ट वीक में हमने देखा था कि 44,500 तक गए, लेकिन कहीं ना कहीं वो हाई लेवल्स को होल्ड नहीं कर पाए। रिसेंटली लास्ट वीक में जिस तरह से उसने एक डिप दिया था 43,800 के आसपास, जहाँ पे 20 डेज मूविंग एवरेज भी थी, आरएसआई के ऊपर कहीं ना कहीं हिडन पॉजिटिव डाइवर्जेंस हमें देखने को मिल रहा है। सो वी आर गिविंग एग्रेसिव लॉन्ग ऑन बैंक निफ्टी। जहां तक वो 43,700 ब्रेक नहीं करते तब तक कोई भी डिप आता है 43,800 900 तक तो एक लॉन्ग करना चाहिए। 43,700 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। में 44,200 एक रेजिस्टेंस लेवल है। जैसे ही 44,200 क्रॉस होगा, देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम 44,500 तक जाएंगे। और आज जिस तरह से प्राइवेट बैंक में हमने बाइंग देखी है, देयर आर चांसेस कि बैंक निफ्टी आने वाले समय में हम आउट परफॉर्मेंस देख सकते हैं। लेकिन गुरुवार को आरबीआई की पॉलिसी है तो पॉसिबल है 1-2 दिन थोड़े एक रेंज में रहे, लेकिन आफ्टर दैट पॉलिसी वी कैन सी अ शार्प अपसाइड इन बैंक निफ्टी। अब अगर निफ्टी की मैं बात करूं तो निफ्टी में कहीं ना कहीं जिस तरह से आईटी फार्मा स्टॉक चलना चालू हुए, निफ्टी बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म डेफिनेटली कर सकती है। निफ्टी के अंदर भी कहीं ना कहीं जिस तरह से 18,400 18,500 का एक क्लस्टर रेजिस्टेंस था, वो अब सपोर्ट का काम कर रहा है। सो निफ्टी में भी कोई भी डिप आता है, वी वुड लाइक टू गो लॉन्ग ओनली। 18,400 के नीचे का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। इट्स मैटर ऑफ 1 और 2 डेज, वी आर कॉलिंग अ न्यू हाई ओनली। हमें लग रहा है कि जब तक 18,300 का लेवल होल्ड है, देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम निफ्टी के अंदर नया हाई जो 18,800 के आसपास है वहां तक हम जाते हुए देखेंगे। सो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर हमको तो लग रहा है कि बाइंग ऑन डिप्स करना चाहिए। हम दोनों के अंदर यहाँ से 1 से 2% की अपसाइड देख सकते हैं। तो दोनों जानकारियां मान के चल रहे हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी में तो लगातार नई ऊंचाई पर कारोबार कर ही रहा है, लेकिन निफ्टी में भी आप जानकार मान रहे हैं कि हाँ, यहाँ से एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी और नई ऊंचाई बहुत दूर नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि थोड़ा प्रॉफिट बुक होता है तो नीचे से खरीदारी कीजिए। और आपके पोर्टफोलियो में जो शेयर है अब उसमें क्या करना चाहिए, उस पर आप समझने की कोशिश करते हैं। जो पहला सवाल है आया है हमारे पास से, भूपेंद्र सिंह ने भोपाल से भेजा है सवाल। सनोफी के उनके पास पोर्टफोलियो में 15 शेयर है 6660 रुपये के भाव पे। रवि, हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में शेयर में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है, खासतौर पर कह सकते हैं 5500 के भाव से एक अच्छी तेजी देखने को मिला, वहाँ से लगातार मजबूत हो रहा है। क्या राय होगी सनोफी पे?
देखिए इस समय तो स्टॉक एकदम बुल रन में है और अच्छे खासे मोमेंटम में है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी यहाँ से लगभग 7400 यानी 7400 तक के लेवल दिखा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर परफॉर्मेंस के लिहाज से भी देखें तो ये स्टॉक काफी अग्रेसिव तरीके से परफॉर्मेंस दिया। एक महीने में 28% बढ़ा, 3 महीने में 25% बढ़ा और आज के दिन भी पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है कि अभी फार्मा सेक्टर का चूंकि ग्रोथ अच्छा स्टोरी यहाँ पर अच्छी दिखाई दे रही है, एक्सपेक्टेशन अच्छी है, तो मुझे लगता है 7400 का टारगेट आता है तो वापस सीईटी स्वदेश को कॉल करें और फिर से नई राय लें। ज्यादा अच्छा अभी वेट करें। भूपेन जी, आपके लिए यही कि सवाल शेयर को होल्ड कीजिए, 7400 का लेवल आता है तो वापस से सवाल पूछ सकते हैं, फिर हम जानकारी समझने की कोशिश करेंगे क्या वहाँ प्रॉफिट बुक करे या शेयर को होल्ड करके चलना चाहिए। अनिल भारद्वाज जी ने सवाल पूछा है, विल्सन कॉर्प के बारे में जानना चाहते हैं। 600 शेयर के पोर्टफोलियो में है, 248 रुपये के भाव पे हमने देखा इस शेयर में भी जो है किरण पिछले कुछ दिनों एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। खासतौर पे देखिए शेयर में 175-174 के रेंज से, क्या ये तेजी अभी और भी जारी रहेगी? सो ओवरऑल की अगर हम बात करें तो उन्होंने जिस लेवल के ऊपर लिया है 248 250 का एक ब्रेकआउट लेवल था, वहीं पे उन्होंने एंट्री की है। उस ब्रेकआउट लेवल के बाद हमने देखा कि ऊपर में 275 तक की एक रैली आई, वहां से आज एक पुल बैक कहीं ना कहीं आया है। लेकिन ओवरऑल जिस तरह से चार्ट पैटर्न है, डेफिनेटली ये तेजी कंटिन्यू रह सकती है। मेरे हिसाब से उनको एक ट्रेल स्टॉप लॉस कर लेना चाहिए कॉस्ट टू कॉस्ट का। उनकी 248 की खरीदारी है तो 248 या तो 250 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। जब तक ये स्टॉप लॉस होल्ड है मेरे हिसाब से उनको वेलप्लस को होल्ड रखना चाहिए। जिस तरह के चार्ट पैटर्न है, एक बड़ा सा राउंडिंग बॉटम पैटर्न डेली चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट दिया हुआ है, तो चांसेस है उनको 300 तक के टारगेट दिखेंगे। तो 300 के टारगेट के लिए 250 के स्टॉप लॉस से उनको होल्ड रखना चाहिए। अनिल जी 250 का स्टॉप लॉस लगाना, 300 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। सुनील कुमार त्यागी जी ने गाजियाबाद से सवाल पूछा है, आईटीसी के बारे में जानना चाहते हैं। 2025 शेयर के पोर्टफोलियो में 176 रुपये का भाव पे अच्छा मुनाफा हो रहा है और ये सीधे तौर पे लग रहा है कि लंबी अवधि के निवेशक है, काफ़ी पहले ने शेयर को होल्ड किया है। रवि, हमने देखा था एक समय ऐसा था आज से 2-2.5 साल पहले कि लोग ये कहते थे, कई सारे मीम बनते थे सोशल मीडिया पर कि आईटीसी कब चलेगा, पूरा बाजार चल गया, आईटीसी कब चलेगा। अब ऐसा है कि लोग ये कह रहे हैं कि आईटीसी कब गिरेगा ताकि खरीदने का मौका मिले। तो सुनील जी के लिए सबसे पहले तो बधाई कि आपने एक अच्छा मुनाफा कमाया। अब सुनील जी के लिए क्या राय होगी, यहाँ से और होल्ड करें, कितनी तेजी देखने को मिल सकती है? मैं स्ट्रैटेजी पे अगर चलता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि एक सफिशिएंट प्रॉफिट के बाद अपना जो इन्वेस्टमेंट मनी है उसको थोड़ा बाहर निकालना चाहिए। 176 रुपए पे लिया था, 450 रुपए अभी 2 दिन पहले था, अभी भी 440 से कोई फर्क नहीं पड़ता। 10-5 रुपए का ऊपर नीचे आपको वैल्यू देखने को मिल सकती। तो सबसे पहले पार्शियल मुनाफा जरूर बुक करें। 2000 से ज्यादा शेयर है आपके पास, 500 शेयर एटलीस्ट आप यहाँ पर मुनाफा बुक कर लें। और हम लोग शो में चर्चा करते हैं, बहुत अच्छे स्टॉक्स रिकमेंड करते हैं, आप उनकी तरफ मूव कर सकते हैं। नहीं तो थोड़ा करेक्शन का वेट करें, अब वापस से ये स्टॉक 410 420 के लक्ष्य के पास आ सकता है और फिर एंट्री के लेवल यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे जैसे मार्केट की सिचुएशन होगी। लेकिन अभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा ओवरबॉट हो गया है। यहाँ पर एक बार पार्शियल मुनाफा वसूली जरूर करनी चाहिए, चाहे वो लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो। 440 और 450 थोड़े से हायर प्राइसेस हैं, तो एक बार यहाँ पर जरूर अब रुकता हुआ नजर आएगा और नए लोग जो इंतजार कर रहे थे उनको मौका मिलेगा। तो ये राय आते हुए सुनील कुमार जी आपके लिए। वैसे भी कहा था कि मुनाफा कई बार देखने में मज़ा नहीं है, अगर मुनाफा घर ना आए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो थोड़ा आप चाहें तो इसमें मुनाफा बुक कर सकते हैं कुछ शेयरों में। पूजा ने रायपुर से सवाल पूछा है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में जानना चाहते हैं। 100 शेयर के पोर्टफोलियो में है, 67 रुपये के भाव पे है, क्या राय होगी किरण आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर? इस शेयर में भी देखिए पिछले अगर 1-1.5 महीने का ट्रेंड देखेंगे तो शानदार रैली देखने को मिली है 55-54 के रेंज से। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की अगर हम बात करें तो जिस तरह से बनती है तो वीकली चार्ट आप देखोगे तो लीनियर चार्ट के ऊपर क्लियरली एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। 2018 के आसपास हमने देखा था कि 70 का लेवल आया था, उसके बाद हमने देखा कि 2021 में 70 का लेवल आया। अब इस 70 के लेवल के स्टॉक प्राइस ने क्लियरली ब्रेकआउट दे दिया है, तो मेरे हिसाब से उनको होल्ड रखना चाहिए। कोई भी डिप आता है जब तक ये 68 का लेवल ब्रेक नहीं करता है क्लोजिंग बेसिस, तब तक उनको होल्ड रखना चाहिए। जिस तरह के चार्ट पैटर्न है इनके, अर्लियर जो हाई है 81 82 वहां तक ये स्टॉक जा सकता है, तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली होल्ड रखना चाहिए। और जो देख रहे हैं तो कोई भी डिप आता है आईडीएफसी फर्स्ट में 70 रुपीज तक, तो वहां पे उनको ऐड भी करना चाहिए। 68 का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस और टारगेट ऊपर में 82, तो होल्ड करने के सलाह आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे। सिमी जी ने सवाल पूछा है पंजाब से, हमारा बैटरी के बारे में जानना चाहते हैं। 30 शेयर के पोर्टफोलियो में 607 रुपये 60 पैसे के भाव पे। रवि, क्या राय होगी हमारा बैटरी पे?
देखिए, अमर राजा ने तो अपनी दौड़ भी लगाई रखी है और जिस हिसाब से बैटरी का कंजम्पशन यहाँ पर बढ़ा है, चाहे वो एक साइड इंडस्ट्री हो या फिर अमर राजा हो, दोनों में पोर्टफोलियो यहाँ पर बनाने की ज़रूरत है। और मुझे ऐसा लगता है अभी स्टॉक को चलने देना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर देखते हैं तो मुझे लगता है 750 तक के लेवल अचीव होते हुए नज़र आ सकते हैं। तो बढ़िया जगह खरीदा है, वेट करें, इंतज़ार करें, 750 के आस-पास आता है तो एक बार प्रॉफिट बुक ज़रूर करें। तो सीधे तौर पर शेयर को होल्ड करने की सलाह है सिमी जी आपके लिए, फिलहाल के लिए इसको होल्ड करके चलिए। विकास खुराना जी ने पानीपत से सवाल पूछा है, पेटीएम के बारे में जानना चाहते हैं। 110 शेयर के पोर्टफोलियो में 689 रुपये के भाव पे काफ़ी दिनों बाद कोई एक ऐसा कॉलर है जिनके पास जो है शेयर जब पेटीएम गिर रहा था तब उन्होंने खरीदारी करी थी और अब उनको मुनाफा हो रहा है। वरना कई सारे ऐसे भी रिटेल निवेशक इनका कॉल आता है कि उन्होंने आईपीओ में लिया या आई लिस्टिंग के जस्ट बाद लिया था, उसके बाद उनको मुनाफा नुकसान हो रहा है। क्या राय होगी किरण जी पेटीएम पे? का डेली चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो 600 के आसपास एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट आया। उसके बाद रिसेंटली स्टॉक में 740 तक की एक उछाल हमने देखा है। कहीं ना कहीं वहां से स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है। स्टॉक अपने सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से उनको होल्ड रखना चाहिए। नीचे में एक जो ट्रेल स्टॉप लॉस अभी हम मेंटेन कर रहे हैं वो 680 का स्टॉप लॉस है। जब तक 680 ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम ये स्टॉक होल्ड करेंगे। और जिस तरह से 680 का स्टॉप लॉस हमने दिया है तो ऊपर में कहीं ना कहीं हम 840 तक की रैली एक्सपेक्ट कर रहे हैं पेटीएम के अंदर। तो करंट मार्केट प्राइस से भी अगर किसी को लेना है तो ले सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है। 680 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में कहीं ना कहीं 640 तक 840 तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो पेटीएम के अंदर। तो पेटीएम पे ये राय होते हुए कि शेयर को भी होल्ड कीजिए, अच्छी मजबूती यहाँ से देखने को मिल सकती है। योगेश कुलकर्णी जी ने नांदेड़ से सवाल पूछा है, एशियन जनरेटर के बारे में जानना चाहते हैं। 200 शेयर के पोर्टफोलियो में है, 120 रुपये के भाव पे है, काफ़ी ज़्यादा इनका नुकसान हो रहा है। एशियन जनरेटर पे क्या राय होगी? लगातार हमने देखा है इस शेयर में रबी गिरावट का ही ट्रेंड देखने को मिला है और कह सकते हैं कि अपने ऊपरी स्तर से तो काफ़ी ज़्यादा शेयर में गिरावट आ चुकी है। निकल जाएं क्योंकि नुकसान तो बहुत ज़्यादा हो रहा है इनको। बिल्कुल आपने सही कहा सर, यहाँ पर बिल्कुल इनको यहाँ से निकल जाना चाहिए। और अभी एक पीछे स्टॉक की अभी जस्ट चर्चा हो रही थी, वो था उसके ऊपर आप अगर जाते हैं तो आपको मुझे लगता है ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो कि थोड़ा सा ज्यादा अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है, 90 रुपए तक के लेवल अचीव हो सकते हैं। आपके लॉस की रिकवरी भी जल्दी कर सकता है, तो मुझे लगता है आप उसकी तरफ मूव कर जाएं तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। तो ये राय एशियन जनरेटर पे आते हुए अगला शेयर जो है महेंद्र जैन जी ने ग्वालियर से पूछा है, बजाज फिनसर्व के बारे में जानना चाहते हैं। 40 शेयर के पोर्टफोलियो में है, 1650 रुपये के भाव पे। हमने देखा है कि बजाज फाइनेंस में ट्विंस पे खासतौर पे बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व देखिए दोनों में गिरावट देखने को मिली। बजाज फाइनेंस में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है, बजाज फिनसर्व में वैसे रिकवरी देखने को नहीं मिल रही है। किरण जी क्या राय होगी यहाँ से? तेजी आपको दिख रही है शेयर में अभी? और लोग बजाज फिनसर्व की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली अंडर परफॉर्म रहा है। लेकिन जिस तरह से डेली चार्ट हम देख रहे हैं, स्टॉक अपनी 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे तो ट्रेड कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं एक डबल बॉटम पैटर्न या तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट हम कह सकते हैं। तो जब तक ये 1400 के ऊपर स्टॉक है मेरे हिसाब से उनको होल्ड रखना चाहिए। जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर उनको फ्रेश खरीदारी करनी हो बजाज फिनसर्व में तो कोई भी डिप आता है डेफिनेटली हम लॉन्ग करके जाएंगे। 1430 तक हमारा एक्यूमुलेशन जोन रहेगा। 1400 एज स्टॉप लॉस हम मेंटेन कीजिए। 1500 के आसपास हम देख रहे हैं कि 200 डेज मूविंग एवरेज है, तो पहला टारगेट हमारा 1500 का रहेगा, 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनेगा हमारा। और जैसे ही 1500 का लेवल क्रॉस होता है देन देयर आर वेरी गुड चांसेस के ऊपर में 1650 तक की एक बड़ी सी रेंज ओपन हो सकती है। तो मेरे हिसाब से होल्ड रखना चाहिए, इट्स मैटर ऑफ टाइम। नीचे में 1400 का स्टॉप लॉस, ऊपर में 1600 तक के टारगेट बजाज फाइनेंस में आने वाले समय में आप देख सकते हैं। तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है, उसके ऊपर भी जाता हुआ शेयर दिखेगा। अमोद श्रीवास्तव जी ने नोएडा से सवाल पूछा है, बालाजी अमाइंस के बारे में जानना चाहते हैं। 21 शेयर के पोर्टफोलियो में है, 2170 रुपये के भाव पे। रवि इस शेयर में भी हमने देखा है कि लगातार गिरावट का ही ट्रेंड देखने को मिला है। खासतौर पे देखिए एक समय ये शेयर जो है पिछले साल जो है 5000 के आसपास ट्रेड कर रहा था, अब 2172 के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्या राय होगी आपकी इस पे? देखिए आपने बिल्कुल सही कहा। एक साल में देखें तो करीब 32% का नेगेटिव रिटर्न इसने दिया है और एक मंथ में भी 2.5% ये स्टॉक टूटा है। और खास तौर से अगर देखते हैं तो यहाँ पे नंबर्स में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन कम हुआ है, यानी प्रॉफिटेबिलिटी 50% कम हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म के लिए वो स्टॉक नहीं है जो आपके पोर्टफोलियो में चमक बढ़ा सके। थोड़ा बहुत पुल बैक आ सकता है। एक बार को अगर आपने खरीद ही लिया तो उसको 2250 के आसपास के लक्ष्य लगा के निकल जाइए। और लोअर साइड पे अगर देख रहे हैं तो स्टॉप लॉस भी लगभग 2150 और 2120 का बनता है। तो मुझे लगता है इसको चेंज करके अभी हम लोग शो के एंड में 2 स्टॉक्स की चर्चा देंगे या 2 स्टॉक्स सामने से भी देंगे।
हमारे कलीग, तो मुझे लगता है कि शायद वो स्टॉक्स पे निवेश करना ज्यादा बेहतर होगा। तो बालाजी एमएनएस पे राय होते हुए मैं ज़्यादा देर तो नहीं करूंगा, एक सवाल और लेता हूं, उसके बाद वीआईपी स्टॉक्स पक्का चर्चा करेंगे और अपने दर्शकों को बताएंगे कि हमारे जानकार कौन से दो ऐसे शेयर बता रहे हैं जहां उनको लगता है कि अगर आप होल्ड करते हैं तो अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। लेकिन अगला जो सवाल है गुरप्रीत सिंह का है लुधियाना से। हुडको के बारे में जानना चाहते हैं। 14,560 शेयर के पोर्टफोलियो में है, 53 रुपये के भाव पे। इस शेयर में देखिए खासतौर पे हमने देखा 40-42 के रेंज से एक अच्छी मजबूती वापस से बनती हुई दिखी, इनको अच्छा मुनाफा भी हो रहा है। पर सबसे पहले तो किरण जी एक इनके लिए स्टॉप लॉस आप बता दीजिए कि क्या स्टॉप लॉस हो जिससे कि इनका जो है मुनाफा जो है, नुकसान जो है कैप हो जाए, नुकसान न हो, इनको मुनाफा ही हो। और यहाँ से और लक्ष्य क्या दिख रहा है आपको? हुडको की अगर हम बात करें तो आईपीओ में एक फ्रेंजी स्टॉक था 2017 की मैं बात करूं तो उसके बाद स्टॉक अंडर परफॉर्म रहा था। अब उस अंडर परफॉर्मेंस में से हम एक आउट परफॉर्मेंस देख रहे हैं, कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। 58 का उसका क्लस्टर रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इमीडिएट लेवल के ऊपर अगर कोई स्टॉप लॉस मेंटेन करना है तो वो 54 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 54 के स्टॉप लॉस से आप होल्ड रही है क्योंकि एक बड़े पैटर्न का ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। 54 का स्टॉप लॉस रहेगा, जिनको भी बाई करना है नया वो बाई भी कर सकते हैं। कोई भी डिप आता है 58 तक तो भी आप ले सकते हो। जिस तरह के चार्ट पैटर्न है, अब यहाँ से इमीडिएट लेवल पे 80 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो हुडको के अंदर। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है, 80 का टारगेट, 54 का स्टॉप लॉस, हुडको होल्ड या तो एक लॉन्ग इनिशिएट भी कर सकते हैं। किरण जी मेरा एक सवाल होगा इसमें और क्रॉस क्वेश्चन की, इन्होंने 53 के भाव पे लिया, अगर 54 का स्टॉप लॉस लगाते हैं तो इनका मुनाफा बहुत ज़्यादा होता हुआ नहीं दिखेगा। क्या स्टॉप लॉस ठीक है या स्टॉप लॉस को थोड़ा ऊपर रख लिया जाए? अब पोजीशनिंग को दूसरे स्टॉक्स में किस तरह से लेते हैं उसके ऊपर काफी डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से अगर उन्होंने जो पोजीशन ली है 50% स्टॉप लॉस वो 58 रखे, बाकी का 58% स्टॉप लॉस वो 54 का मेंटेन कर सकते कोई बात। तो पहला स्टॉप लॉस जो है आपको गुरप्रीत जी 58 का लगाना है और दूसरे के लिए स्टॉप लॉस आपको 54 लगाना है, जिससे कि अब ये कम से कम ये है कि आपके अकाउंट में कुछ पैसा प्रॉफिट के तौर पर पक्का आएगा। कई सारे स्टॉक्स की बात की है हमने, कई सारे और शेयर की बात करेंगे, लेकिन अब आपका सबसे पसंदीदा सेगमेंट यानी वैसे शेयर्स जो हमारे जानकार बताते हैं और जिसको अगर आप खरीदते हैं रखते हैं तो थोड़ा इसमें मुनाफा अच्छा देखने को मिल सकता है। बात करते हैं वीआईपी शेयर्स की। शुरुआत रवि जी मैं आपके साथ ही करूंगा। काफ़ी देर से आप कह रहे हैं कई शेयरों में स्विच कर जाए, मैं शेयर से बताऊंगा तो उसमें आप जा सकते हैं, अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। तो आपकी तरफ से कौन से वीआईपी शेयर होंगे? जी, इस समय देखिए दो स्टॉक्स हैं, दोनों अलग इंडस्ट्री के हैं। फार्मा सेक्टर की आपने दौड़ देखी और आपको शायद कहीं ना कहीं से ये चुभ रहा होगा कि मैंने कुछ स्टॉक्स मिस कर दिए। ऐसे में एक स्टॉक है मार्क्सन फार्मा। इस समय 4,000 करोड़ करीब मार्केट कैप है और 15 के पीई पे स्टॉक है, 6 का लगभग ईपीएस है। दमदार परफॉर्मेंस के साथ अग्रेसिव तरीके से बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है 110 का लक्ष्य जल्द अचीव कर सकता है। स्टॉप लॉस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर है, आप इसमें निवेश कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो की चमक बढ़ा सकते हैं। दूसरा स्टॉक है जो कि आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हो, लॉन्ग टर्म ट्रेड कर रहे हो या फिर आप मोमेंटरी ट्रेड का फायदा उठाना चाहते हैं, वो है टाटा पावर। इस समय 218 के पास चल रहा है, नंबर्स अच्छे हैं, पावर की डिमांड भी अच्छी देखने को मिल रही। 250 का लक्ष्य बहुत जल्द अचीव होता हुआ नजर आएगा। तो शॉर्टर पीरियड में आपको रिस्क रिवॉर्ड अच्छे होने के साथ अच्छे रिटर्न मिलना, वो ये स्टॉक दे सकता है। तो आप इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करके अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हैं। तो रवि जी ने जो है दो शेयर बताए, एक से सेहत सुधरेगी और एक से पोर्टफोलियो को पावर मिलेगा। टाटा पावर 250 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीदारी कीजिए, 200 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। मार्क्सन फार्मा में 110 रुपये तक का लक्ष्य मान के चल रहे हैं, 80 रुपये का इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। किरण जी आपकी तरफ से कौन से वीआईपी स्टॉक्स होंगे? सो ओवरऑल अगर स्टॉक की हम बात करें तो अगर मार्केट में जैसे हमने बताया कि यहाँ से हम नया हाई देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि लार्ज कैप स्टॉक्स जो है उनको चलना पड़ेगा। तो रिलायंस हमारा पहला पिक रहेगा। रिलायंस में अगर आप देखोगे तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट हमें 2420 के आसपास दिखा था। उसके बाद स्टॉक कहीं ना कहीं ऊपर 2520 तक है, वहां से एक करेक्शन फेज के अंदर है। रिसेंटली हमने देखा है कि आज उसमें फॉलोअप बाइंग आया है अपने प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल के आसपास से। तो करंटली 2475 के आसपास ट्रेड कर रहा है, हम लॉन्ग करके जाएंगे। ऊपर में 2510 का हमारा टारगेट रहेगा और 2450 एज अ स्टॉप लॉस हम रिलायंस के अंदर मेंटेन करेंगे। दूसरा जो स्टॉक है वो जिंदाल स्टील एंड पावर है। हम जो मेटल्स के अंदर देख रहे हैं ये कॉन्ट्रा बेट है। ओवरऑल जिंदाल स्टील एंड पावर की अगर मैं बात करूं तो इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर एक डबल बॉटम पैटर्न बना है। कहीं ना कहीं 520 को उसने काफी अच्छे से डिफेंड किया है, मल्टीपल बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न भी है और मोमेंटम इंडिकेटर के ऊपर कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस हम इंट्राडे के अंदर देख रहे हैं। तो जिंदाल स्टील एंड पावर में कोई भी डिप आता है या करंट मार्केट प्राइस से हम लॉन्ग करके जाएंगे। 540 का हमारा टारगेट है, 514 514 स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे जिंदाल स्टील एंड पावर के अंदर। तो रिलायंस एंड जिंदाल स्टील बोथ आर द बाय कॉल्स।
तो 2 शेयर खरीदारी करने के खिलाफ किरण की तरफ से भी जिंदल स्टील में खरीदारी की है। 540 का लक्ष्य, 514 रुपये का स्टॉप लॉस। और रिलायंस एक हेवी वेट स्टॉक्स जहां आप खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। 2510 का टारगेट आपको लगाना है, 2449 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। तो ये वीआईपी स्टॉक्स की बात हुई। अब बात करते हैं कुछ और शेयरों की जो आपके पोर्टफोलियो में है। श्रीकांत जी ने पटना से सवाल पूछा है, IRFC के बारे में जानना चाहते हैं। 500 शेयर के पोर्टफोलियो में है, 33 रुपये 80 पैसे के भाव पे। रवि, क्या राय होगी IRFC पे? देखिए, रेलवे के स्टॉक्स ने तो अच्छी दौड़ लगाई है और IRFC इस समय जो है वो भी जो ऐसी जगह पे खड़ा हुआ है जहां से आगे थोड़ा सा पुल बैक बढ़ सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहली बात इन्हें छोटा स्टॉप लॉस दूंगा, 27 से 28 रुपए के बीच का स्टॉप लॉस लगा लें, लेकिन थोड़ा लंबा विजन रखें क्योंकि इस स्टॉक में दमखम अच्छा है। आपके FD के बराबर का डिविडेंड यील्ड भी दे रहा है। तो मुझे लगता है 36-37 रुपए के लक्ष्य वाले 6 महीने में मिल सकते हैं। तो भरोसा रखिए, रेलवे का भरोसा आगे कायम रहेगा तो आपको भी बेनिफिट यहाँ पर ज्यादा अच्छा मिलेगा। तो वेट कर लीजिए, अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो सीधे तौर पे ये रहा है कि शेयर को होल्ड के यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है। वीआईपी स्टॉक्स की बात की, कई सारे पोर्टफोलियो वाले शेयरों की चर्चा हुई आपके। अब बात करते हैं कुछ ऐसे अहम ट्रिगर्स की जिसका कल बाजार में असर देखने को मिलेगा। कई शेयरों पे जुड़े हुए ट्रिगर्स है और ये तमाम ट्रिगर्स बताने के लिए हमारे साथ वामाक्षी जुड़ चुकी हैं। वामाक्षी, कल के लिए कौन से अहम ट्रिगर्स हैं? जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट ग्लोबल क्यूज़ के साथ। तो हमारी नज़र होगी डोमेस्टिक फ्रंट पर RBI की MPC मीटिंग पर। 6 जून से लेकर 6-8 तक ये मीटिंग होगी और ये एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक क्यू बनता है जो आपको ज़रूर ट्रैक करना होगा। इसके अलावा यूरोजोन रिटेल सेल्स पर हमारी नज़र बनी रखनी होगी और EIA शॉर्ट टर्म एनर्जी आउटलुक ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है जहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। अगर हम देखें तो AGM जो होने वाला है कल होगा टाटा कंज्यूमर का और इसी के चलते ये स्टॉक आप पर ज़रूर होना चाहिए। मार्क्सन्स फार्मा और यूनिपार्ट्स इंडिया भी फोकस में रहेंगे क्योंकि इन स्टॉक्स को खरीदने का आखिरी दिन है अगर आपको डिविडेंड के लिए एलिजिबल होना है तो। और आखिर में हम फोकस करेंगे एक नए IPO पर जो सब्सक्रिप्शन के लिए कल खुल रहा है। जून 8 तक ये सब्सक्रिप्शन खुला रहेगा और ये होगा IKO लाइटिंग का IPO। तो लार्जली ये थे सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स और ट्रिगर्स जो आपके रेडार पर होने चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। शुक्रिया ये तमाम ट्रिगर्स बताने के लिए वामाक्षी आपका। कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही। पर उससे पहले मैं रवि और किरण आपका भी शुक्रिया बैठे हो स्वदेश को समय देने के लिए, कई सारे स्टॉक्स और कई सारे जो है काम के पिक्स बताने के लिए हमारे दर्शकों के लिए। कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।